नमस्कार, आपके साथ मैं अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर, जो आज की महत्वपूर्ण खबरों में शुमार है। कौन कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दरअसल 3P चेतावनी की। 22 अप्रैल की शाम पहलगाम की वादियों में जो हुआ, उसने सिर्फ गोली नहीं चलाई, एक दरअसल सवाल एक खड़ा कर दिया पूरा का पूरा। और सवाल यह था कि क्या अब भी चुप रहेगा भारत? लेकिन नहीं, इस बार जवाब किसी फौजी ने नहीं, खुद देश के प्रधानमंत्री ने दिया, वो भी एक या दो नहीं, 3 वॉर से। पाकिस्तान के खिलाफ खुली चेतावनी, 3P में पानी, परमाणु और पीयूके। क्या है ये 3P की रणनीति और क्यों इसे पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली सबसे बड़ी धमकी माना जा रहा है? आगे आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ आज कहा है। इसके अलावा बात दूसरी खबर की करेंगे, दूसरी खत्म नक्सलवाद की करेंगे। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो हुआ वो सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं, एक खूनी अध्याय का अंत था। नक्सलवाद की वो रीढ़ टूट गई जो दशकों से देश के सीने पर बोझ बनी हुई थी। बसवराज राजू नाम भर से डरे थे जवान, अब खुद वही नाम इतिहास बन गया है। एमटेक छोड़कर AK-47 उठाने वाला, जो कभी माओवादियों का किंग कहा जाता था, अब वही जंगलों में ढेर पड़ा है। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक इंजीनियर बना भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और कैसे उसी दुश्मन को मारी गई फाइनल गोली। डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा तीसरी खबर हम बताएंगे आपको सुरक्षा में सेंध की। दरअसल सलमान खान का नाम है स्टारडम, फैन फॉलोइंग और खतरा। अब इस खतरे की आहट फिर से उनके घर के दरवाजे तक पहुंच गई है। 2 दिन 2 घुसपैठ और एक शख्स, फिर एक महिला सीधे गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर। वाई प्लस सिक्योरिटी के बावजूद ये सेंध बताती है कि सलमान खान की सुरक्षा में बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। क्या ये महज पागल फैन की हरकत थी या किसी साजिश का ट्रेलर? आज हम आपको बताएंगे इस हाई प्रोफाइल ब्रीच की इनसाइड स्टोरी, सीसीटीवी फुटेज और एक्सपर्ट्स की वो राय जो आपको चौंका दे। सुरक्षा में सेंध। इसके अलावा चौथी खबर का जिक्र करेंगे, बहसबाजी का जिक्र करेंगे। दरअसल गोल्फ क्लब से शुरू हुई थी, पर ओवल ऑफिस में जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने हुए तो शब्द बम गिरने लगे। ट्रंप का अंदाज हमेशा से तीखा रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने लगा दिया नरसंहार और नस्लभेद के गंभीर आरोप। सामने थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, जो संयम के साथ सब सुनते रहे। डिप्लोमेसी की वो बैठक अचानक एक कड़वी टकराहट में बदल गई और सवाल उठ गया कि क्या ट्रंप के इन आरोपों से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के रिश्ते खतरे में पड़ जाएंगे? डिटेल अब से कुछ देर के बाद आपको इस खबर की भी देंगे। इसके अलावा 5वीं अहम खबर का जिक्र करेंगे जब हम बात करेंगे बाबू भैया के आउट होने की। जिस बाबू राव की चप्पल और चश्मा पॉप कल्चर बन चुका है, वही बाबू भैया पर्दे से गायब हो रहे हैं। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से किनारा कर लिया है और वजह सिर्फ फीस नहीं बल्कि एक किरदार से घुटन की कहानी है। वो किरदार जिसने उन्हें अमर किया अब उनके लिए गले का फंदा बन चुका है। लेकिन जब शूटिंग शुरू हो चुकी थी, टीजर बन चुका था, तब अचानक फिल्म छोड़ने का मतलब क्या है? क्या बाबू भैया वाकई थक चुके हैं या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? अब से कुछ देर के बाद डिटेल आपके दी। इन 5 अहम खबरों पर हमारी विस्तार से नजर होगी और जाते जाते आपको बात पते की बताते चलेंगे। लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत जाहिर तौर पर उस खबर के साथ करेंगे जो खबर सबसे महत्वपूर्ण खबरों में शुमार रही है। बात दरअसल 22 अप्रैल की करेंगे। 22 अप्रैल की शाम पहलगाम की वादियों में गोलियों की आवाज गूंजती है। भारतीय जवानों पर हुआ कायराना हमला, लेकिन अब सिर्फ जवाब नहीं, निर्णायक कार्रवाई की बारी है और इस बार जवाब दे रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी 3P में। जी हां, पानी, परमाणु और पीओके। पीएम मोदी की वो चेतावनी जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मोर्चों पर खुला ऐलाने जंग, और ये ऐलान हुआ है भारत की जमीन से देश की जनता के सामने, और वो भी सीधे पीएम मोदी के मुंह से। पहला पी, पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा साफ साफ, पाकिस्तान को अब भारत के खून के साथ साथ पानी भी नहीं मिलेगा। 23 अप्रैल को हुई सीसी की मीटिंग में
सिंधु जल समझौते को लेकर सख्त फैसला लिया गया। पीएम का कहना है खून और पानी साथ नहीं बह सकते, पाकिस्तान को अब तिल तिल कर प्यासा मरना होगा। दूसरा पी यानी परमाणु। पाकिस्तान की परमाणु धमकियों पर मोदी ने कहा यह गीदड़ भभकी अब नहीं चलेगी। न्यूक्लियर ब्लैकमेल के नाम पर पनप रहे आतंकी ठिकानों को अब खत्म करने की बात कह दी गई है। मतलब सीधा है, बम की धमकी दोगे तो सटीक जवाब मिलेगा, और वो भी तुम्हारे ही घर में। तीसरा पी यानी कि पीओके। पाकिस्तान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी, ये लाइन खींच दी गई है। अब चर्चा होगी तो सिर्फ पीओके की, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर। जो सपना वो सालों से देख रहा था, वो अब उसका बुरा सपना बन चुका है। 22 अप्रैल का हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर हमला था। और अब भारत सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब हर हमला होगा वार की तरह। 10 मई को ये नीति तय की गई। भारत पर हमला मतलब भारत के खिलाफ युद्ध। पाकिस्तान को साफ संदेश, या तो अपनी जमीन से आतंक का सफाया कर लो, या फिर तैयार हो जाओ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और पूरी तरह से तबाही के लिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी, और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बस एक एनकाउंटर नहीं हुआ, ये नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ देने वाली कार्रवाई है। नाम था उसका बसव राजू, लेकिन पहचान थी खून, बारूद और खौफ की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और मारा वो इंसान जिसे नक्सली आंदोलन का किंग कहा जाता था, नवाला केशव राव उर्फ बसव राजू, जिस पर सरकार ने 1.5 करोड़ का इनाम रखा था। 1984 में एमटेक की पढ़ाई छोड़कर हथियार थाम लिए। वारंगल के इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला एक नौजवान 4 दशकों तक देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना रहा। उसने गोरिल्ला युद्ध लिट्टे से सीखा, रणनीति किशन जी से और गणपति से। 1992 में पीपल्स वॉर में हिस्सा हुआ, फिर माओवादियों का ऐसा मास्टरमाइंड बन गया कि चिंतलनार, बलीमेरा, झारखंड के से लेकर दंडकार तक बस खून और धमाके। 2010 में चिंतलनार में 74 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। 2013 में महेंद्र कर्मा की हत्या हुई। 2008 में आंध्रा ओडिशा बॉर्डर पर 37 पुलिस कर्मी मारे गए। 2003 में चंद्रबाबू नायडू की हत्या की कोशिश की गई। ये सब बसव राजू ने ही खूनी स्क्रिप्ट बनाई थी। उसके पास AK-47 हमेशा रहती थी।
आंखों में सिर्फ एक सपना, राज्य सत्ता को चुनौती देना। लेकिन अब उसकी कहानी का दी एंड हो चुका है। 27 खूंखार नक्सली मारे गए हैं और उनके बीच बसव राजू भी ढेर है। अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा यह बस एनकाउंटर नहीं, एक युग का अंत है। एक टीचर का बेटा जो पहले इंजीनियर बनने चला था, उसने अपनी जिंदगी ऐसे रास्ते में झोंक दी जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब वो आदमी जो कभी जंगलों का राजा माना चाहता था, खुद उन्हीं जंगलों में मारा गया। बसव राजू की मौत सिर्फ एक शरीर का अंत नहीं, ये माओवादी विचारधारा पर सबसे बड़ा हमला। दंतेवाड़ा का सीमावर्ती अबुजमाड़ के जंगल में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू एवं अन्य सीनियर कैडर की उपस्थिति के आशंका के आधार पर जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं कोंडागांव का डीआरजी टीम नक्सल सर्च अभियान के लिए रवाना की गई थी। अभियान के दौरान आज दिनांक 21 मई को प्रातः 7-8 बजे से लेकर लगातार डीआरजी टीम एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सहित कुल 27 माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ में जो मारा गया सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी विगत लगभग 40-45 वर्षों से काफी एक हार्डकोर कैडर के रूप में नक्सल संगठन में सक्रिय थे और विगत 2-3 वर्षों से सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी के रूप में तब गणपति जो 25 वर्ष तक उन्होंने जनरल सेक्रेटरी रूप में थे। उसके पश्चात 2022-23 से बसवराजू जनरल सेक्रेटरी रूप में काफी सक्रिय रूप में जितना भी जो सुरक्षा बल के खिलाफ जो वारदात हुआ, घटना हुआ और अन्य जितना भी माओवादी संगठन द्वारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लेकर सुरक्षा बल के जवानों से लेकर अन्य जितना भी बड़ी बड़ी वारदात रहा, सब में इनका सक्रिय भूमिका रहा, इनका कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहा और मूलतः रहने वाला श्रीकाकुलम जिला आंध्र प्रदेश का और अभी वर्तमान में एज प्रोफाइल उनका लगभग 70 ईयर्स का है और जैसा बीटेक ग्रेजुएट के रूप में भी उनका एजुकेशन प्रोफाइल का जानकारी प्राप्त हो रहे थे। सभी संपूर्ण जानकारी का हम तस्दीक भी कर रहे हैं और सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी रहने के नाते उनके ऊपर लगभग सभी LW स्टेट्स में 1 करोड़ से अधिक उनके ऊपर इनाम भी घोषित रहा और वारदात के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 150-200 वारदात से अधिक इनका भूमिका रहा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से और संपूर्ण इनके बारे में प्रोफाइल और जैसे मुठभेड़ में मारा गया अन्य माओवादियों का भी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी जैसा अतिरिक्त हमको पूरा संपूर्ण जानकारी मिल जाए उसके उपरांत हम सभी की पहचान हो चुकी है। आपको इसकी पूरी प्रेस ब्रीफिंग रायपुर में दे दी जाएगी। बसवराजू कौन था वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। इतना समझना पर्याप्त है कि माओवाद का शीर्षस्थ नेतृत्व था ये। जी सर, शीर्ष नेतृत्व तो खत्म हो गया सर, उसके बाद आपको क्या लगता है कौन इसका जगह लेगा या फिर ये हमारे से ये क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट होगा, उनकी लीडरशिप कंफ्यूज होगी, मुझे लगता है। मुझे उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रणनीति जो है उसके बारे में आइडिया नहीं है। वो प्रश्न तो है उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछिए। डिसाइसिव ब्लो मानते हैं सर, तो डिसाइसिव डेफिनेटली सर आपने कहा 31 मार्च के पहले खत्म कर देंगे सर? हमने नहीं कहा, ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प है। अभी आपने कहा उसके पहले ही हम कर देंगे? नहीं, पहले नहीं, पहले ठीक है, पहले हो जाए, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। सर, बसवराजू के बच्चों को लेकर भी कोई इनपुट आ रहा है क्या? कोई जानकारी ऐसी है परिवार के लोगों को लेकर? अभी कोई जानकारी नहीं। नया भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक भारत, निडर भारत, न्याय प्रिय भारत, अपनी सुरक्षा करने जानने वाला भारत, आतंकी फैक्ट्रियों को तबाह करने वाला भारत। अब नक्सलवाद हो या जिहादी आतंकवाद, हर देश विरोधी ताकत को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलता है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में 31 खूंखार नक्सलियों का सफाया और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्रियों पर सीधा प्रहार, ये मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का जीता जागता प्रमाण है। 1 करोड़ का कुख्यात इनामी राजू भी मारा गया है। जो देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा वह अब हमारी सुरक्षा बलों की राइफल की रेंज में आएगा, बख्शा नहीं जाएगा। यह न्याय का अभियान है, आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प है। अब भारत ना तो सहन करता है
ना लीपापोती करता। अब सीधा एक्शन होता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या लाहौर हो या भावलपुर हो या कराची, आन तक जहां मिलेगा वही दफन किया जाएगा। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, ये नया भारत है। सलमान खान बॉलीवुड के दबंग, जिनकी सुरक्षा किसी फोर्ट की तरह मानी जाती है, लेकिन अब वही सुरक्षा सवालों के घेरे में भी है। 2 दिन में 2 घुसपैठ और एक महिला सलमान के घर के दरवाजे तक पहुंच गई। गैलेक्सी अपार्टमेंट मुंबई के सबसे हाई प्रोफाइल पते में यह शुमार है। यहां सलमान खान रहते हैं, लेकिन अब वही एड्रेस पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन गया। पहली घटना 20 मई की शाम को हुई। एक अनजान शख्स नाम जितेंद्र कुमार सिंह, छत्तीसगढ़ का रहने वाला, 2 बार कोशिश की सलमान से मिलने की। पहले दिन सुबह घूमा, फिर शाम को कार के पीछे पीछे अंदर घुस गया, पकड़ा गया, हिरासत में लिया और कहा मुझे सलमान से मिलना है। पुलिस मिलने नहीं दे रही थी, इसलिए छुपकर आया। ये घटना अभी ठंडी नहीं हुई थी कि अगले ही दिन यानी 21 मई को एक महिला घुसपैठिया सलमान के घर तक पहुंची। सीसीटीवी में वो लिफ्ट में दिखी है। नाम ईशा छाबड़िया है, उम्र 36 साल की है। ईशा सीधे सलमान के फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच गई। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पूछताछ कर रही है उसकी मंशा क्या थी। अब सवाल ये भी है कि जब सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिल रही है, खतरा है, उनके घर पर फायरिंग हो चुकी है, उन्हें Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, तो फिर ये सेंध कैसे हुई? गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान सामने आया, सलमान की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी, पुलिस सतर्क है, लेकिन 2 दिन में घुसपैठ बताती है कि चौकसी में कुछ तो कमी है। सलमान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन, और ऐसे में उनके घर तक अनजान लोग बार बार पहुंच जाएं तो चिंता सिर्फ सलमान के परिवार की नहीं, पूरे देश के फैंस की। देखना है कि क्या पुलिस इस घुसपैठ के पीछे की मंशा उजागर कर पाएगी। ये सबसे जरूरी है। क्या सलमान की सिक्योरिटी को और टाइट किया जाएगा, ये जरूर देखने वाली बात है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए खबर दिन भर में और भी खबरें हैं। चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। गोल्फ की बातें हो रही थी, कारोबार की उम्मीदें थीं, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। दरअसल ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आमने सामने थे और शुरू हो गया आरोपों का तूफान। यह कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं लग रही थी, बल्कि एक खुला मंच था जहां ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका पर श्वेत किसानों के नरसंहार और नस्लीय भेदभाव जैसे संगीन आरोप लगाए, और रामाफोसा वो ज्यादातर चुप बैठे रहे। पर जब बोले तो पूरे संयम के साथ। ट्रंप ने वीडियो प्ले करवाया जिसमें दावा किया गया कि साउथ अफ्रीका में हजारों गोरे किसानों की हत्या हो रही है। रामाफोसा चौंके, बोले मैंने ये पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हम इसकी जांच करेंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा दक्षिण अफ्रीका का लैंड रिफॉर्म कानून नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देता है। इसी के चलते उन्होंने उस देश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद रोक दी और राजदूत भी वापस बुला लिए। रामाफोसा ने शांति बनाए रखी और बातचीत को कारोबार की ओर मोड़ने की कोशिश की। कहा अमेरिका हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन ट्रंप वहीं अड़े। बोले अमेरिकी कंपनियों को वहां फेवर नहीं मिलता, उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। माना जा रहा है कि ये मीटिंग जोहान रूपर्ट और गोल्फर एनली एल्स की वजह से तय हुई थी। ट्रंप खुद भी गोल्फ प्रेमी हैं। शुरुआत में उन्होंने गोल्फर की तारीफ भी की, लेकिन बात जैसे जैसे आगे बढ़ी वो कूटनीतिक से सियासी जंग में तब्दील हो गई। रामाफोसा वो नेता हैं जिन्होंने संघर्ष से रंगभेद खत्म हुआ, लेकिन अब उन्हीं पर लगे हैं नस्लीय भेदभाव और नरसंहार के आरोप। दक्षिण अफ्रीका का बहुत कुछ दांव पर है। चीन के बाद अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। रामाफोसा ने ट्रंप से किसी तरह कारोबार की बात को दोबारा छेड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप के तेवर साफ थे, पहले जवाब दो फिर व्यापार। राजनीति के इस मैच में गेंद गोल्फ की थी, लेकिन स्कोर कार्ड में थे नरसंहार, नस्लभेद और राजनीतिक तनाव। अब देखना है क्या इस मुलाकात के बाद अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के रिश्ते फिर से पटरी पर लौट पाएंगे, या ट्रंप के ये आरोप दोनों देशों के बीच दरार पैदा करेंगे। Just a few days, death of people
death, 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 horrible death, death. I don't know. But you know that To pick anyone, white South Africans are fleeing because of the violence and racist laws, and this is all. I mean, I'll give these to you. No, I'd like So to- when you say what would I like to do, I don't know what to do. Look at this. White South African couple say that they were attacked violently. And, President Trump, when will you go and see for yourself if it is indeed true? well, I could do that. Look, here's burial sites all over the place. These are all white farmers that are being buried. President Trump- And he asks about a jet that was given. You ought to be ashamed of yourself. You know, you are so bad. You're such a bad reporter. If they're committing genocide, why invite them? So if they are committing genocide, why invite the South Africans to go White House? May I have permission, please, President Trump? Mr. President This Trump, is may I- one after another. This family was wiped out. I'm just looking. Can you get a report from President Ramaphosa? reaction to those videos, Mr. President Trump, would you- Well, I think the videos are so. more than white No. When you look at the videos, I mean, how does it get worse? And these are people that are officials, and they're saying that kill the white farmer and take their land. That's what it is. And I have other friends in South Africa. I have people that left. One in particular that says you can't go there. He said they want to take your land. They take your land and they kill you. It's okay, and they say it's okay to do. Now we're going to talk about it. We're going to. But this is a tremendous look. This is story recent. Yeah. These are all people that recently got killed, Yeah. and I don't know how it can get any worse. These are. President Trump, And you know the men that you saw, the people that you saw in that movie. This. जो किरदार लोगों के दिलों में बस गया वो परेश रावल के लिए बन गया गले का फंदा। जी हां, बाबूराव गणपत राव आप्टे यानी हमारे अपने बाबू भैया अब हेरा फेरी 3 से खुद को अलग कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ फिल्म छोड़ने का नहीं है, बल्कि उस किरदार से दूरी बनाने का है जिसने उन्हें आइकॉनिक बना दिया। फिल्मी गलियारों में हलचल मच गई है जब खबर आई कि परेश रावल ने 25 करोड़ की फीस मांगी और जब बात नहीं बनी तो उन्होंने हेरा फेरी 3 छोड़ दी। लेकिन यह बस ऊपर से देखने वाली कहानी है। परेश रावल ने खुद कहा, बाबूराव का किरदार अब मेरे लिए दम घोटने जैसा हो गया। उन्होंने कहा कि यहां भी जहां भी वो जाते हैं लोग हेरा फेरी की बातें करते हैं। वो एक्टर हैं और ये इमेज उन्हें सीमित कर रही है। साल 2000 में आई हेरा फेरी ने इतिहास रच दिया। बाबूराव का किरदार पॉप कल्चर बन गया। लेकिन परेश रावल ने खुद कहा है कि वो इससे मुक्ति चाहते हैं। उन्होंने विशाल भारद्वाज और आर बाल्की जैसे निर्देशकों से भी कहा कि उन्हें इस किरदार से बाहर निकालिए। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, 11 लाख रुपए एडवांस भी मिल चुके थे, टीजर भी शूट हो गया था, लेकिन अचानक परेश रावल ने फिल्म से किनारा कर लिया और फिर हुआ वो जो किसी ने नहीं सोचा था। अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस कैप ऑफ गुड फिल्म्स ने परेश रावल को 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया कि परेश रावल ने फिल्म के शेड्यूल को डिस्टर्ब किया है, टीम का वक्त बर्बाद हुआ है और प्रोडक्शन को नुकसान हुआ है। 7 दिन में रकम नहीं दी तो सिविल और क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या परेश रावल सिर्फ फीस ना मिलने से नाराज थे या सच में वो बाबू भैया की छवि से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या एक कलाकार को उसकी सबसे बड़ी पहचान बोझ लगने लगती है? बाबू भैया अब शायद पर्दे पर ना दिखें, लेकिन हमारे दिलों में उनकी चप्पल, उनकी टोपी और उनका उर्जा भाई हमेशा गूंजता रहेगा। कुछ किरदार फिल्म से जाते हैं लेकिन यादों से नहीं जाते। बाबू भैया भी कुछ वैसा ही करता है। चलिए अब जाते जाते आपको आज की बात पते की बताते चलते हैं। आज की बात पते की है दरअसल कि ना कभी ये अहंकार पालो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कभी ये गलत फहमी पालो कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बात पते की यही है कि ना कभी ये अहंकार पालो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कभी ये गलत फहमी पालो कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। इसी बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।